भारत के अंदर जो इलीगली आ जाते हैं, घुस बैठिए हैं और उनको जो सपोर्ट करते हैं, उस इकोसिस्टम को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका पड़ा है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के सामने सुनवाई चल रही थी, जहां पे कहा जा रहा था कुछ रोहिंग्यास डिसअपेयर हो गए हैं। मैं उस पर आता हूं, और ये पहली कोशिश नहीं है। बार 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 सुप्रीम कोर्ट को पिछले कई सालों से अप्रोच किया जा रहा है, जब से ये सरकार सीरियस हुई है कि इलीगली जो भारत में आते हैं उनको पकड़ा जाए, उनको भारत से बाहर निकाला जाए। तभी देखिए आप पिछले 4-5 साल में आपको अलग अलग तरह से, अलग अलग ग्राउंड से, अलग अलग जगह से केसेस सुप्रीम कोर्ट में डलते मिल रहे हैं। कोई पीआईएल डालेगा, कोई एनजीओ डालेगा, कोई अधिकार बोलेगा मेरा फंडामेंटल राइट है, कोई बोलेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कोई बोलेगा हम रिफ्यूजी हैं। और इन सब बातों पे आज की जो कोर्ट हियरिंग के अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच ने जो सवाल पूछे, कई बारी ना लंबी जजमेंट होती है, वो उतना इंपैक्ट नहीं करती जितना ड्यूरिंग द हियरिंग जो कोर्ट क्वेश्चंस पोज कर देता है किसी भी काउंसिल को। वो क्वेश्चंस के आंसर जब काउंसिल को देने पड़ते हैं, तो आपको समझ आता है कि कोर्ट ऐसे सवाल पूछता क्यों है। और जो जो सवाल पूछेगी आपको बताने जा रहा हूं, और बताने जा रहा हूं आपको कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी लॉबी के जो बहुत सालों से प्रयास हो रहे थे, उसको किस तरह इन सवालों ने ही ध्वस्त कर दिया है। क्योंकि आप याद कीजिए कुछ महीने पहले ये पहली बारी आई थी चीज, तब भी बेंच जो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका ही था। वहां पे एक कहानी बनाई जा रही थी, मैं पिछली बात बता रहा हूं आपको, मई में था शायद, कि किस तरह इलीगली जो भारत में आए हुए हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको उठा के डाला जा रहा है और समुंदर के बीच में फेंका जा रहा है। और वो एकदम इतना इमोशनल कर दिया था, याद है ये 2000 मई के अंदर, मई 16, जहां पे कहा रहा था कि 43 रोहिंग्यास को, विमेन और चिल्ड्रन को अंडमान सी में डाल दिया गया है फॉर डेपोटेशन टू म्यांमार। तब भी कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि कंट्री इतने डिफिकल्ट टाइम से जा रही है, आप फैंसीफुल आइडियाज लेके आ रहे हैं। या इसको दूसरी भाषा में भी बोला जाए, एक हियरिंग में बोला जाए कि मई में जस्टिस कांत उस समय जैसे थे, वो अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा था कि ये ब्यूटिफुली क्राफ्टेड स्टोरी है। और कोर्ट ने फ्रेम किया था एक क्वेश्चन कि रोहिंग्याज रिफ्यूजीज हैं या इलीगल माइग्रेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीगली आप रिफ्यूजी हैं या इलीगल माइग्रेंट है। एलॉन मस्क का भी एक ट्वीट था जो रिसेंटली कह रहा था कि यूएस के अंदर भी एक देखो, एक ग्लोबल लॉबी भी है जो चाहती है देश की डेमोग्राफी उड़ जाए, कोई भी देश के अंदर आ जाए। भारत में अलग कारण हो सकते हैं, यूएस में अलग कारण हो सकते हैं। मैं तो इस प्रिंसिपल का हूं कि आप किसी फॉरेन देश जा रहे हैं तो आप लीगली जाइए, उस देश की कंडीशंस के अनुसार जाइए। लीगली आप नहीं जाते तो आप गलत कर रहे हैं, आप बाय डिफॉल्ट ही क्राइम कर रहे हैं। भारत में इन क्रिमिनल्स को जो इलीगली आ रहे हैं, यूएस में भी ये डिबेट थी, वहां पे ये बोला गया फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स को अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। ये रिफ्यूजी हो यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। रिफ्यूजी वर्ड का बहुत मीनिंग है, रिफ्यूजी वर्ड से बहुत राइट्स आ जाते हैं। तो पहले तो ये एग्जामिन करो ना, रिफ्यूजी हो या इलीगल इमिग्रेंट हो। क्यों यूएस में अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट बोला गया? कि यार बेचारे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग लाइसेंस घर में रह गया, पर बना हुआ है, वर्सेस चोरी की गाड़ी, उस गाड़ी से आप एक्सीडेंट करें और उसको अनडॉक्यूमेंट बोल दिया जाए। कितना अंतर है दोनों चीजों में? एक का लाइसेंस घर रह गया और एक की गाड़ी ही चोरी की हो, बहुत अंतर है ना। वैसे ही अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट वर्सेस इलीगल इमिग्रेंट, ये शब्दों का खेल है। रिफ्यूजी तो इससे भी आगे है। तो कोर्ट ने पहले तो एक सवाल पूछा कि आप ये तो बताइए कि रिफ्यूजी हैं या इलीगल माइग्रेंट। रिफ्यूजी का एक लीगल टर्म है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो जो कंडीशंस हैं क्या वो सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या उसके बाद ही तो हम आएंगे ना कि केस में करना क्या है। क्योंकि हीबस कॉर्पस डली हुई है कि कुछ रोहिंग्याज मिसिंग है। हीबस कॉर्पस क्या होती है कि जैसे पुलिस उठा के ले जाए किसी भारत के नागरिक को और वो डाले कि हीबस कॉर्पस पुलिस ने किस अथॉरिटी से उठाया है, पुलिस ने वैलिडली उठाया है या वैलिडली नहीं उठाया है, तो हीबस कॉर्पस डलती है। क्योंकि हमारे सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स भी बहुत होते हैं, पर मैं हीबस कॉर्पस की बात कर रहा हूं। तो किस तरह उठा लिया गया? अब रोहिंग्यास को हीबस कॉर्पस डाली जा रही है क्योंकि ना अलग अलग ट्राई होती है, अलग अलग कोशिश होती है। तो कोर्ट ने पहले तो एक सवाल पूछा कि लीगल स्टेटस क्या है, क्या हम इंट्रूडर्स को रेड कारपेट दे दें,
भैया कारपेट बिछा दें पूरा आपके लिए। रेड कारपेट क्या होता है? वेलकम, दिल खोल के आप वेलकम कर दीजिए। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि जो अनलॉफुली देश में आए हैं, जैसे टनल से आ गए या किसी अदर मीन से आ गए, तो क्या उनको ऑटोमेटिकली ये राइट क्लेम हो सकता है? फूड, शेल्टर, एजुकेशन। भैया आप सोचिए, कोई देश में सिर्फ आने की बात नहीं है। देश, किसी भी देश के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, किसी भी घर की इनकम लिमिटेड होती है, वही देश के लिए लिमिटेड इनकम है और उसका ड्यूटी है कि वो अपनी लिमिटेड इनकम से अपने देश का वेलफेयर करे, अपने नागरिकों का वेलफेयर करे। फूड कोई फ्री में तो होता नहीं है। सरकार को जो टैक्स जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग में से, उससे वेलफेयर स्कीम्स होती हैं फूड की, उसी से जिन जो अपने आप घर नहीं बना सकते, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, स्टेट्स में भी होती हैं, उसी से एजुकेशन फंड होती है जो अपने आप प्राइवेट नहीं ले पाते उनके लिए। तो अब अगर रोहिंग्या या कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आ जाएगा तो वो सारा पैसा उस पर जाएगा। यही होता है ना। तो ये इंडियन सिटीजन का तो राइट है एजुकेशन पाने का, राइट है कि उसको खाना मिले, राइट है कि जहां जहां संभव है जो जो स्कीम्स होती हैं वहां से शेल्टर मिले, है ना, राइट है ये सारे। तो कोई इलीगली आ जाए टनल के थ्रू तो उसको भी ये राइट मिल जाएंगे। ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं, पर इनका जो एंड रिजल्ट है वो बहुत दूर है। कोर्ट ने पूछा कि आप पहले तो बॉर्डर इलीगली एंटर करें, आप टनल बनाएं, आप फेंस क्रॉस करें, आप इंडिया इलीगली आए, तब आप बोलें कि अब मैं आ गया हूं। योर लॉज, अंडरलाइन कर लेना ये वर्ड, योर लॉज मस्ट अप्लाई टू मी एंड से आई एम एंटाइटल्ड टू फूड, आई एम एंटाइटल्ड टू शेल्टर, माई चिल्ड्रन एंटाइटल्ड टू एजुकेशन। डू वी वांट टू स्ट्रेच द लॉ लाइक दिस? मतलब कोई जब आ जाएगा, घुस जाएगा भारत में लीगली, तो वो कहेगा आपका कानून, मैं हो सकता है आया हूं किसी भी देश से, मैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मैं कहीं से भी आया हुआ हूं, पर मैं आपके देश पहुंच गया हूं, तो जो आप अपने नागरिकों के लिए करते हैं, और ये सब मैंने आपको चीजें बताई जिनकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, मैं राष्ट्र सुरक्षा में तो आ ही नहीं रहा, मैं इकोनॉमिक कॉस्ट पे ही आ रहा हूं, तो क्या इस तरह हम लॉ को खींच देंगे? ये कोर्ट का सवाल था। और ये सवाल जरूरी क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बोला मे वाली हेयरिंग में, और ये काफी बारी हेयरिंग हुई है, अलग अलग कहानियां बनती हैं। उस समय 43 रोहिंग्यास के लिए आए थे, ये शायद 20 के लिए आए होंगे, 50 के लिए, इतनी सारी पिटीशनें डल चुकी हैं इसके अंदर कि ट्रैक रखना भी मुश्किल है। क्योंकि ये क्यों डल रही हैं? क्योंकि ये इस केस में भी रिलाई किया एक 2020 के ऑर्डर पे, जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या को डिपोर्ट करो बट प्रोसीजर से। अब ये प्रोसीजर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या प्रोसीजर लगेगा या नहीं लगेगा, प्रोसीजर के अंदर कितने स्टेप्स हैं, उसमें कितना डिले हो जाएगा, उसमें कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसमें आप भारत के कितने रिसोर्सेज ले लेंगे, उतने में सरकारें बदल जाएंगी, उतने में कोई सरकार आ सकती है जिसकी एग्जीक्यूटिव की विल ही ना हो भेजने की, बाहर भेजने का मन ही ना हो। तो प्रोसीजर से करो, पर प्रोसीजर से पहले ये डिसाइड होगा ना कि प्रोसीजर कौन सा लगेगा आप पे। आप चोरी करके भारत में घुसे हैं तो क्या आप रिफ्यूजी हैं या आप क्राइम करके भारत में आए हैं? आपका पहला स्टेप ही क्राइम था, भारत में आना ही इस तरह क्राइम है। ये क्लासिफिकेशन के बाद ही तो आप प्रोसीजर लगाएंगे कि आप इलीगली आए हैं। इलीगल वर्ड में ही इलीगल है, इल लीगल नहीं है, इलीगल है कि आप इलीगली आए हैं। ये सारी डेफिनेशंस ना अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारतीय नागरिकों का एक राइट है, भारतीय नागरिकों का एक राइट है। आप वैलिड वीजा लेके आए हैं, वैलिडली भारत में रह रहे हैं, सिचुएशन एक और है। आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है, सिचुएशन एक और है। आप इलीगली आए हैं, सिचुएशन एक और है। मीडिया ये सारे टर्म्स को एक साथ घुमा फिरा के बोल देती है और चाहती है कि इलीगल वालों को भी नागरिकों वाले राइट मिल जाएं। एक इकोसिस्टम चाहता है इतना वर्ड्स में कंफ्यूज किया जाए कि सिंपैथेटिक स्टोरीज बनाई जाए, अरे बच्चे हैं छोटे छोटे, भारत सरकार कितनी कठोरता से उनको बाहर भेज रही है ना, ये वाली सारी इकोसिस्टम में स्टोरीज चलती हैं। तभी मैंने कहा था ना उस समय जो पिछली हेयरिंग थी 5-6 महीने पुरानी, उसमें किस तरह की स्टोरीज थी मैंने एक वीडियो में कवर किया था, प्लीज देखिएगा वो, जिसको कोर्ट ने शट डाउन किया कि भैया ऐसे मत करो, ये मत करो, लॉ पे आओ, लॉ पे आओ। तो कोर्ट ने इसमें भी जब 2020 का केस की बात कर रही थी तो कोर्ट ने इसका भी बोला कि हमारे देश में पुअर पीपल हैं, दे आर सिटीजन्स, आर दे नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स एंड एमिनिटीज, व्हाई नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन देम? इट इज ट्रू, even if somebody has entered illegally, we should not subject them to third degree matters.
थर्ड डिग्री मेथड्स, यू आर आस्किंग रिट ऑफ हीबस कॉर्पस टू ब्रिंग देम बैक। अब ये सोचो, कोर्ट कह रहा है हमारे देश में गरीब हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हम उन पे ना फोकस करें। कोर्ट कह रहा है ठीक है, कोई इलीगली आ गया, इसका मतलब ये नहीं है थर्ड डिग्री उस पर लगा दो। थर्ड डिग्री आपको पता है क्या होता है, मारो कूटो वो सब करो, वो नहीं है। वो कोई भी डेमोक्रेटिक देश नहीं अलाउ करेगा, और अलाउ करना भी नहीं चाहिए। कोई इलीगली भी आ जाए उसको भेजना चाहिए वापस बाहर। बट यहां पे वो बोल रहे हैं हीबस कॉर्पस आप लगा रहे हो मिसिंग लोगों के लिए। कोर्ट कह रहा है, पढ़िए, यू आर आस्किंग रिट ऑफ हीबस टू ब्रिंग देम बैक। मुश्किल से अगर सरकार छोड़ भी आए बाहर तो वापस लेके आओ, कि ये टेक्निकल प्रोसीजर नहीं हुआ या वो नहीं हुआ, जो भी ग्राउंड मान, वो तो हुआ नहीं हुआ अलग बात है, कोर्ट विल डिसाइड। पर प्रेयर क्या है, मतलब एट हाईएस्ट केस क्या है, हम जो बोलते हैं, तो कोशिश क्या है, क्या वापस लेके आ जाइए। फिर कोर्ट का ये सवाल था कि मटेरियल क्या है ये साबित करने के लिए कि ये लोग रिफ्यूजीज हैं। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग लॉ वेज में आप भारत में होते हो, पैदा भारत में होना, वीजा पे आना, रिफ्यूजी पे आना, इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, कुछ कार्ड्स हैं, और इलीगली आना, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कैटेगरी में जिसमें आओगे वही राइट होगा आपका। कोर्ट ने पूछा कि भैया कैसे बोल रहे हो। फिर सोच कोर्ट ने पूछा कि क्या स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि कोई इंट्रूडर आ गया है तो उसको रखे। इस पे पिटिशनर बोलते हैं स्टेट कैन नॉट ट्रैफिक देम आउट, मतलब स्टेट ऐसे ट्रैफिक आउट नहीं कर सकते। मेरा सवाल है ये, भाई कोई इलीगली आएगा तो क्या करें, आरती उतारें उसकी? ट्रैफिक आउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बॉर्डर खोल दो, भर दो सबको, फूड शेल्टर एजुकेशन हमारे देश के नागरिक को ना मिले, बाहर बाहर से आए उनको दे दो। कोई म्यांमार से आएगा, कोई बांग्लादेश से आएगा, कोई अफ्रीका से आएगा, कोई कहीं से आएगा, दे दो उनको सारे राइट। भैया रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जो ये दरिया दिली की बात करते हैं, भारत की इनफ प्रॉब्लम्स हैं। हमारी इंडिपेंडेंस 47 में हुई है, हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, 100 साल भी नहीं हुए इंडिपेंडेंट होते हुए, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और बड़े बड़े अमीर अमीर देशों के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, होमलेसनेस की, जॉब क्राइसिस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। हर देश का, यूएस के भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस पर भी इतना डेट है, और ये चाहते हैं हम अपने बॉर्डर खोली जाए। एनीवेज, ये पिटिशनर का आइडिया था। सॉलिसिटर जनरल ने, जो भारत सरकार की तरफ से थे, उन्होंने कह दिया कि ये पिटिशन तो एक पीआईएल है और किसी एक व्यक्ति को अफेक्ट नहीं करती है, और ये मेंटेनेबल ही नहीं। पीआईएल भी डेवलप हुई थी एक तरह से भारत के नागरिकों के लिए। मैं बड़े बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं कि भारत के नागरिक जो अपने आप कोर्ट नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ मनी, या बहुत गरीब स्थिति में है, जो अपने आप नहीं पहुंच पाते कोर्ट में, उनके बिहाफ पे पीआईएल डलती थी। ये बड़ा इनिशियल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। फिर ऑब्वियसली एक्सपैंड हुआ, उसमें कुछ क्रिमिनल केसेस आए कि शक्तिशाली लोगों के अगेंस्ट अगर कोई सिविल सोसाइटी के व्यक्ति आ रहा है, तो वो बड़ी एक्सपेंशन हुई। पर फॉरेनर्स के बिहाफ पे, वो भी जो इलीगली भारत आए थे, उनके बिहाफ पे पीआईएल। भाई संविधान हमारे लिए बना है ना शायद। एनीवेज, तो सेंटर तो अपोज कर रहा है कि मेंटेनेबल ही नहीं है। अब इसके अंदर दो तीन बातें समझिए आप। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस की, मैंने क्यों शुरू किया था, कोर्ट ने बॉर्डर को लेके करी कि आपको अगर उनका लीगल स्टेटस नहीं है, इंट्रूडर है, तो वी हैव अ वेरी सेंसिटिव बॉर्डर इन द नॉर्थ इंडिया साइड। इफ अ इंट्रूडर कम्स, do we give them red carpet welcome saying we would like to give you all facilities? What is the problem in sending them back? वापस भेजने में प्रॉब्लम क्या है? सोचिए, आए थे कोर्ट में कि जो भारत से बाहर भेजे गए हैं उनको वापस ले आए। दूसरी पिटीशंस हैं कि भारत से बाहर भेजा ना जाए। कोर्ट पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है उनको बाहर भेजने में? हमारा सेंसिटिव बॉर्डर है, नॉर्थ साइड पे सेंसिटिव है। मैं तो एक्चुअली बोलूंगा बहुत साइड्स पे सेंसिटिव बॉर्डर है, बहुत साइड पे सेंसिटिव बॉर्डर है। भारत की चुनौतियां, अब ये राष्ट्र सुरक्षा की बात है, बहुत डेप्थ में नहीं गया कोर्ट इसके अंदर, पर राष्ट्र सुरक्षा की बात है। आपने अभी पाया कि अमोनियम नाइट्रेट भारत में आया था, रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, उसके लिंक कहां से निकले, है ना? कहीं जारी कहा जाए बांग्लादेश से। पाकिस्तान का किस तरह पहलगाम के पीछे डायरेक्ट हाथ था, रेड फोर्ट ब्लास्ट के पीछे भी पाकिस्तान के क्या लिंक्स निकलेंगे। हमारे तो हर साइड पे कितनी जगहों पे दुश्मन बैठे पड़े हैं, जिनको हमारी एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है, जिनका देश खुद तो कुछ कर नहीं रहा वर्ल्ड स्टेज में, जिनके नागरिक कुछ नहीं कर रहे वर्ल्ड स्टेज में। इतनी लंबी लिस्ट है इंडियन ओरिजिन लोगों की, सीईओ एमडी ऑफ एक्सवाईजेड कंपनीज, इन लोगों की क्या लिस्ट होती है। तो भारत इनको चुपता है, सक्सेस इनको चुपती है, संस्कृति इनको चुपती है, कल्चर इनको चुपता है। भारत
कि जो वर्ल्ड में स्थान था वो भी चुभता था, जो बन रहा है वो भी चुभता है, जो वर्तमान में भी है वो भी चुभ रहा है, और वो स्थान बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूस, वो चुभता है। तो भैया बॉर्डर भी सेंसिटिव है। इकोनॉमी का आर्गुमेंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कोर्ट में बहस हो रही है। ये बॉर्डर पे जो एक ऑब्जर्वेशन है ना, कई बार कोर्ट फ्लैग ऑफ कर देता है इशू कि बॉर्डर्स भी सेंसिटिव है, और बॉर्डर के साथ सारी राष्ट्र सुरक्षा की बातें भी हैं। तो कोर्ट ने बोला ये भी आप कर रहे हैं, इंडियन सिटीजन पे फॉलो करना है। नट नट क्या हुआ, कोई रिलीफ नहीं मिला है। कोर्ट ने तारीख लगा दी है, पर ये सारे जो सवाल पूछे गए हैं इस तारीख में, या जो कंसिस्टेंटली इस केस में या इससे रिलेटेड सिमिलर केसेस में अलग अलग प्रेयर हो जाती है, पूछे जा रहे हैं, फ्रॉम ब्यूटीफुल स्टोरी टू इंडियन के लोगों पे फोकस करो, इंडियन फोकस करो, टू ऑटोमेटिक राइट है, टू आप रिफ्यूजी हो भी नहीं हो, टू क्या स्टेटस है। रिफ्यूजी एक प्रॉपर वो होता है, भारत सरकार ने रिफ्यूजी पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि रोहिंग्या जो आए हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। भारत सरकार ने रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं ग्रांट किया, और उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है भारत आने का। ये तो वो हो गया, मैंने चोरी करके आपकी गाड़ी उठा ली, मैंने चोरी करके आपकी जेब काट ली, पकड़े जाऊं, कितने तो इलीगल्स भारत में पकड़े नहीं जा रहे, मैं पकड़ा जाऊं फिर भी बोलूं नहीं नहीं मेरा राइट है आपके वॉलेट पे, तुम इलीगली आए, तुम पकड़े गए। क्योंकि सेंटर का स्टैंड तो बहुत पहले से है कि भारत सिग्नेटरी ही नहीं है रिफ्यूजी कन्वेंशन को। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिफ्यूजीज का, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। भारत जो रिकॉग्निशन नहीं दे रहा रिफ्यूजी स्टेटस की, हमने जान मुझ के नहीं साइन किया ना, हमारी मर्जी है। तो जिस चीज की हम आप जिस एग्रीमेंट को साइन ना करें उससे अब कैसे बाउंड हो जाएंगे? भारत है ही नहीं सिग्नेटरी, कैसे भारत बाउंड हो जाएगा? और इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर, तो सेंटर का स्टैंड साफ है। कोर्ट का भी स्टैंड, जो स्टैंड तो खैर होगा, कोर्ट का भी जो जजमेंट आना है अभी आया नहीं है, बट जिस तरह कोर्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एकदम क्लियर है और रिलीफ नहीं दे रहा है। मई के अंदर भी बहुत स्ट्रांगली रिलीफ चाह रहे थे, कोर्ट ने नहीं मानी पिटिशनर्स की बात। अब भी जो चाह रहे हैं कोर्ट ने नहीं मानी, साथ साथ ये सवाल पूछ दिए हैं। अगली हियरिंग जो होने जा रही है मेरे हिसाब से बहुत बहुत क्रूशल है, क्योंकि इन सब बातों के जो कोर्ट ने क्वेरीज पोस्ट कर दी हैं 16 दिसंबर को जवाब देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है हम उस तरफ पहुंच रहे हैं, बहुत सालों से ये केसेस चल रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की एक डिसाइसिव जजमेंट आ जाएगी इस इशू के ऊपर कि जो इलीगली भारत में आ रहे हैं उनका क्या स्थान है और उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। भारत माता की जय।